नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपके सामने है। इसकी तैयारी आपकी जोर शोर से इस समय चल रही होंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी तैयारियों में कोई भी कमी इस समय छोड़ नहीं रहे होंगे। हमारा भी प्रयास लगातार आपको दिख रहा होगा। आज का यह सेशन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए मैं एक महत्वपूर्ण सेशन मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें प्रीवियस ईयर जो पिछला पूछा गया प्रश्न पत्र था, जो कि 2019 का था, शिफ्ट 2 था, 28 जनवरी का पेपर था, उसे मैं कवर करा रहा हूँ। इसकी पूरी एनालिसिस में कराऊंगा, हर प्रश्न की एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, कैसे उसको अच्छे से हल करना है इसको मैं समझाऊंगा। जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न होता है आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके एग्जाम का नेचर क्या हो सकता है, किस लेवल के प्रश्न बन सकते हैं। किसी चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें उन प्रश्नों को वरीयता दीजिए जो पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं, और उनकी वर्डिंग, उनके शब्दों को समझिए और उस परीक्षा से रिलेट करते हुए अपनी तैयारी को अच्छा और मजबूत बनाइए। मेरा प्रयास आपको लगातार दिखेगा। मैं पूरे कमिटमेंट के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ और जुड़ा हुआ हूँ, जो कि चाहे ऑफलाइन आप पढ़ाई कर रहे हो या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी मीडियम में आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप लगातार हमसे जुड़ करके अपनी तैयारियों को अच्छा बना सकते हैं। मैं आज के सेशन को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, एक एक प्रश्न से शुरुआत करूंगा। हाँ, इसके पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर हमारे इस चैनल से और इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम आपका यह पूरा सेशन पीडीएफ के फॉर्म में आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर सके। इसके जो भी ऑथेंटिक नोट्स हो, सूचनाएं हो, जब भी लाइव कोई सेशन हो, हम आपको उसकी एक प्रॉपर सूचना दे सकें। तो इसको आप क्यूआर से डायरेक्टली जुड़ करके आप हमसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमसे हमारे इस पूरे प्रोसीजर में हमारे साथ ऐड ऑन हो सकते हैं। तो चलिए, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो कि 2019 में हुआ था, शिफ्ट 2 में, और यह पेपर हुआ था 28 जनवरी को। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों की मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। आप अच्छे से एक एक प्रश्न को अच्छी सी तरीके से तैयार करते हुए आगे बढ़िए। पहला प्रश्न आपके सामने है, नोट करिए। खुदरा विक्रेता है, जो आप रिटेलर जनरली दुकानदार जो होते हैं, 10 रुपए की दर से 7 सामान, 11 रुपए की दर से 9 सामान और 15 रुपए की दर से 14 सामान खरीदता है। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करना है जब यह माना जाता है कि औसत लागत मूल्य 20% के लाभ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले उसकी लागत निर्धारित करिए कि जितने उसने सामान खरीदे उन सभी का लागत क्या है। उसने सबसे पहले 10 रुपए की दर से 7 सामान खरीदा है, तो 10 की दर से अगर 7 सामान खरीदा है तो 10 सत्ते 70 रुपए खर्च किए हैं। उसने 11 रुपए की दर से कुल 9 सामान खरीदा है, तो इसका मतलब उसने कुल 99 रुपए खर्च किए हैं। इधर उसने 15 रुपए की दर से कुल 14 सामान खरीदा है, तो 15 गुणे 14 कर दीजिए, तो आपको कंफर्म हो गया 15 चौके 60 और 15 के 15, 15 छः 21, 210 रुपए उसने खर्च किए हैं। कुल मिला के सभी खर्चों की बात करिए, 9 7 16 1 17 2 1 3, 379 रुपए उसने खर्च किए हैं। कुल पूरा लागत उसका 379 रुपीज है। वस्तुओं की संख्या की बात किया जाए तो संख्या 7 है, 9 है और 14 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इन सभी वस्तुओं का मूल्य इतना देख रहे हैं, तो प्रति वस्तु का अगर हम लोग प्रति वस्तु के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर लागत निर्धारित करेंगे तो 379, क्योंकि टोटल कॉस्टिंग है। और सामान अगर देख लीजिए 7 9 16 16 14 30, एक सामान का लागत इतना हो गया। क्योंकि इसे मुझे बेचना है और 20% का लाभ चाहिए, तो 20% को आप भिन्न में लिखेंगे तो 1/5 कह सकते हैं। इसका सेंस से होता है कि अगर 5 इसकी लागत है, एक बढ़ करके एक की वृद्धि होकर एक का लाभ होकर के इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6/5 कर सकते हैं। 6 पंचे 30 होता है। नीचे आपके सामने 5 मतलब 25 है, ऊपर 279 है। डिवाइड बाई अगर हम 5 गुणे 5 अर्थात 25 करते हैं, तो 25 का पहाड़ा इसमें करेंगे, एक बार जाएगा, 25 1 के 25, 2 बचेगा और फिर 9 आपके सामने है। एक्चुअली यह 379 है, तो इस हिसाब से आप लोग कंटिन्यू करिए जिससे कि कंफर्म हो जाए चीजें। तो यहाँ पर 379 है, 379 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 1 जा एक बार जा रहा है 37 में, 12 बचेगा और 12 के बाद 9, तो 129 हो गया। अर्थात 25 का पहाड़ा हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो 25 पंचे 125 होता है। लेकिन ध्यान रखिए सब 15 दशमलव समथिंग है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे ऐसे के लिए आप डिवीजन देकर के प्रॉपर दशमलव के स्थानों तक वैल्यू को कैलकुलेट करिए। 129 था तो हमको पता था कि 15 25 पंचे 125 होता है। 4 बचता, 4 के बाद एक शून्य बढ़ेगा तो 25, फिर एक बार जाएगा, 25 1 के 25 होगा। और एक बार में अगर देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में चीजें जनरेट हो रही हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 15.16 वहां पर है, बाकी सब में 2 है, 2 0 है, 2 4 है, 2 8 है। तो राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन होगा, जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न था, घुमा दिया है शब्दों को इधर उधर करके, लेकिन सिंसियरली पढ़िए, बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के, और हर प्रश्न की अच्छे से यहाँ पर सोल्यूशन और समझते हुए आगे बढ़िए। टाइम एंड वर्क का दूसरा प्रश्न था, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी
बी और सी वही कार्य 16 दिनों में, जबकि ए और सी मिलकर वही कार्य 24 दिनों में पूरा करते हैं। टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसने बढ़ाया है, थोड़ा सा क्या काफी हद तक एसआई के पेपर में बढ़ाया है, नंबर को थोड़ा सा बड़ा और एडवांस बना करके। हालांकि यूपीपी का एग्जाम यहाँ पर था 2019 वाला, जिसमें ऐसे ही नंबर पूछे गए थे। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी पेयरिंग में काम करते हैं। ए बी के साथ काम करता है, बी सी के साथ काम करता है, सी ए के साथ काम करता है। टाइम एंड वर्क की स्थिति होती है कि कार्य को हमेशा एक निर्धारित किया जाता है तब तक जब तक उसको स्पेसिफाई और नया या कोई नया वैल्यू ना बनाया जाए। हमेशा कार्य को पहले निर्धारित देखते हैं, कार्य को निर्धारित करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, क्षमता प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक पर्सन की या ग्रुप में लोगों की, उस क्षमता से फिर कार्य करने की बात करते हैं, तो कार्य की समाप्ति की चीजें निर्धारित करते हैं। जैसे आपने देखा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। सी और ए मिलकर उसी कार्य को करते हैं 24 दिनों में। ये स्थिति आपके सामने है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पर्सन है, ये टाइम है, उनका कार्य को समाप्त करने में लगा समय है। अगर हम कार्य की मात्रा एक ऐसी संख्या बना लें जो संख्या प्रत्येक से कट जाए, मतलब 12 से, 16 से, 24 से। अभी तक कार्य एक था, डिफाइन था नहीं, हमने कार्य को एक ऐसी संख्या का रूप देना सोचा जो कि 12, 16 तथा 24 प्रत्येक से कट जाए, तो 12 के भी पहाड़े में, 16 के भी पहाड़े में, 24 के भी पहाड़े में 96 आता है। 12 अट्ठे 96, 16 छक्के 96, 24 चौके 96 होता है। 96 टोटल वर्क हम फिक्स निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस समय जो आपके यूपीपी यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें इतने बड़े छोटे नंबर नहीं रहते हैं। यूपीएसआई में तो खास करके, यूपीपी में हो सकता है फिर भी इतना छोटा पूछ ले, लेकिन यूपीएसआई में बड़े नंबर पूछे जाते हैं। जहां पर एलसीएम ले पाना टफ होता है, नहीं संभव होता है, वहां एचसीएफ का सहारा लेकर के प्रश्न को हल करना होता है। मैं यहाँ पर भी सजेस्ट कर सकता था आपको एचसीएफ से जाने को। कैसे? एक ऐसी संख्या सोचते जो प्रत्येक को काट देती है। जैसे आप देख रहे 4 काट देगा, तो 4 लिखता, गुणे 3 करता, गुणे 4 करता, गुणे 6 करता, वही टोटल वर्क हो जाता, मल्टीप्लाई नहीं करते। वहां से भी इफिशियंसी निकाल करके आराम से प्रश्न का सोल्यूशन कर सकते। फिलहाल इसका तो आसान है, हम ऐसे ही कर देंगे। अब यहाँ पर प्रत्येक की क्षमता सोचिए। क्षमता कैसे कि ए और बी ने 96 काम को 12 दिन में किया, तो इसका मतलब प्रतिदिन वो लोग 8 काम करते थे, 12 अट्ठे 96 होता है ना। फिर इसके बाद बी और सी ने 96 काम को 16 दिन में किया, तो 16 छक्के 96 अर्थात प्रतिदिन वो लोग 6 काम करते हैं। सी और ए ने 96 काम को 24 दिन में किया, 24 चौके 96 अर्थात प्रतिदिन वो लोग 4 काम करते हैं। अब अगर इनकी क्षमता को मर्ज करें, क्योंकि पूछा है तीनों मिलकर वह कार्य कितने समय में पूर्ण कर लेंगे, तो यहाँ पर जब हम मिलाने गए तो देखा ए का उपयोग 2 बार है, बी का भी 2 बार है, सी का भी, मतलब प्रत्येक ने अपनी इफिशियंसी क्षमता को डबल डबल करके लिखा है। तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये देखिए सबकी क्षमताएं तो हैं, लेकिन सबकी क्षमताओं का डबल टर्म यहाँ पर दिया गया है, सिंगल उनकी नेचुरल क्षमता नहीं दी गई है। डबल देखिए 8 6 14, 4 18, इनकी कंबाइन क्षमता 18 है। कंबाइन मतलब मिल करके, अकेले की नहीं है, उनकी इंडिविजुअल नहीं है, नेचुरल नहीं है। जैसे हम कह दें कि अगर हम 10 काम करते हैं तो हम 20 बता रहे हैं अपने आप को। एक दिन में अगर हम 10 करते हैं तो हम 20 बता रहे हैं। अगर मेरी नेचुरल पता करना है तो आधा करिए, तो इनका भी आधा कर दीजिए। इसका मतलब वे तीनों एक दिन में 9 काम करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9। अब 9 से इसको करिए भाग, 9 से जब हमने भाग किया तो इसको देखिए 10 बार गया, 10 बार गया, लेकिन 0.6, 10 पे 2 ऑप्शन है। अब 6 है तो आप एक बार चाहे तो ऐसे देख करके भाग यहाँ पर देख सकते हैं। 96 था, हमने 10 से भाग किया, सॉरी 9 से भाग किया, 9 10 बार 90 होता है, 6 हो गया, दशमलव लगा 0, 9 चौके कितना, 9 छंगे कितना होता है, 54 होता है। फिर से देखिए 6 आएगा, फिर 10.66 करके आगे बढ़ेगा, 6 को 6 7 आप लिख सकते हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 10.67 करेक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न का सामने बनकर आ रहा है। तो दूसरा प्रश्न आपका हल हो गया। टाइम एंड वर्क का एक अच्छा सा क्वेश्चन था, आप लोग ऐसे प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है चाल दूरी समय का प्रश्न है। चाल दूरी समय टाइम एंड वर्क से ही रिलेट करता है। आप इसमें कुछ बातें जानते हैं और जान लीजिए कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। एक लंबी सी जर्नी है, लंबी सी दूरी है, और उस पूरी दूरी को कवर करने के लिए वह 5 घंटे का वक्त लगाता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना हो किसी दूसरे शहर, और मान लो 200 किलोमीटर की दूरी, पहले 100 किलोमीटर को आपने इस चाल से चल करके तय किया, अगले 100 किलोमीटर की दूरी को इस चाल से चलकर तय किया, और इस पूरी यात्रा में अगर आपको 5 घंटे लगे हैं तो आपको बताना है कि यह पूरी दूरी थी क्या, यात्रा थी क्या।
देखो इसको एकदम ट्रेडिशनल अगर सोचना है तो ऐसे सोचिए, ये दूरी आप यहाँ पर 2 मान लीजिए या 2x मान लीजिए, इसलिए क्योंकि आधा करने पे भिन्न ना बने। तो पहला भाग x है, दूसरा भाग x है, डिस्टेंसेस से दूरियां हैं। इस x दूरी को आपने 21 की चाल से चलकर तय किया, तो यहाँ से उसका समय आया, क्योंकि दूरी बटे समय चाल बराबर समय होता है। इसी x को आपने 24 की चाल से चलकर तय किया, इसका समय आया। दोनों को जोड़ दिया, 5 के बराबर कर दीजिए, आपका उत्तर x आएगा। तो x का दूना कर देने से आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगी। बट हम कहते हैं ऐसे मत करिए, ऐसे भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहली चाल कितनी है बोलो, 21, दूसरी कितनी है 24। एक संख्या सोचिए जो दोनों से कट जाए, दोनों से कट जाए। तो जैसा मैं अभी बता रहा था, एलसीएम लेना कभी कभी टफ होता है। एलसीएम के सहारे नहीं बल्कि एचसीएफ के सहारे जाना चाहिए। मैं क्या कर दूं, 3 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो मैं लिखूं 3, कितना बार जाएगा बताइए 7, और ये कितना बार जाएगा 8। इसको मानिए यह दूरी है एक तरफ की ना, एक आधी वाली दूरी जो पार्ट है वो है दूरी। इस दूरी को मतलब याद ही मानिएगा, इस चाल से चल के तय किया जाएगा। 21 से भाग करिए, 3 सते गया तो बचा 8, 24 से करेंगे 8 गुणे 3 24, बचा 7। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इस चाल से समय कितना रहा 15। 15 का अगर यह समय है तो दूरी कितनी है 3 गुणे 7 गुणे 8, ठीक है। अगर समय 5 है तो कुल दूरी कितनी होगी बताइए, 5 या 15, 3 3 से कटा, 7 8 56। लेकिन जैसा कि मैंने कहा यह जो दूरी है एक के लिए है, आधी है, तो 56 का दूना कर दीजिए, 112 हो जाएगी। 112 वह दूरी होगी, एग्जैक्टली आप बता सकते हैं। जैसे हमने क्या बताया, इस चाल से इस दूरी को तय किया, इतना समय लगा, वही दूरी थी, मतलब आधी आधी थी ना। इस दूरी को इस चाल से तल कर तय किया, इतना लगा। दोनों का समय कितना हुआ 15। 15 अगर यह समय है तो दूरी कितनी है, इतनी है, और समय अगर 5 है तो दूरी कितनी है 56। 56 का दूना किया, उत्तर आया। बाकी ऐसे करते तो भी उत्तर आता, x का मान आता उसका भी डबल ही करना पड़ता। राइट सोल्यूशन दोनों परिस्थितियों में आपको मिल जाएगा 112। 112 किलोमीटर की दूरी थी, 112 किलोमीटर की दूरी उस आदमी ने 5 घंटे में अलग अलग चालों से आधी आधी दूरी को तय करके कंप्लीट किया है। नंबर 4 पर आते, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात दिया है। चाल दूरी समय का प्रश्न ठीक ठाक आ जाता है आपकी परीक्षा में। 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5-6 का है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है। देखिए एक चीज दिमाग में रख लीजिए, गति मतलब चाल, चाल का अनुपात अगर कभी a अनुपात b है, समय का अनुपात तुरंत उल्टा हो जाता है, समय का अनुपात अपोजिट होता है। चाल समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। कभी भी अगर दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात दिया है, समयों का अनुपात निकालना, तुरंत रेसिप्रोकल करिए, उल्टा करिए, समयों का अनुपात आएगा। हालांकि मैंने ऐसे बता दिया, यहाँ पे प्रश्न बहुत आसान था। रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5 और 6 था। गति का, गति मतलब इसकी गति 5 है तो इसकी गति कितनी है 6 है। जो दूसरी रेलगाड़ी है जो 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, आप यहां से दूसरी रेलगाड़ी की गति बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यह दूरी तय है और यह समय लगा है। तो अगर इसकी स्पीड हमको बतानी है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम। स्पीड अगर निकालनी है तो डिस्टेंस कितनी है 450 और टाइम कितना लगा है 5, 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा 90 किलोमीटर, करेक्ट। इस ये भी देखिए स्पीड है, ये इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड टोटल कितनी आ रही 90। इसकी स्पीड बतानी कि इसकी स्पीड क्या होगी। एकदम जस्ट कंपैरिजन था, आसान सा। आप इस तुलना को ऐसे डन कर लीजिए, 6 से डिवाइड करिए, 6 15 छक्के 90, 15 पचे 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होगी किसकी, पहली वाली रेलगाड़ी की। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की गति कितनी होगी 75। यहां से इसकी गति साफ साफ है, गतियों का अनुपात दिया है। इस गति का मूल्य अगर वैल्यू अगर 60 दिया है तो इस गति का मान हमको निकालना कितना आसान है, हम लोग आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था कंप्लीट। आइए 5th पर। एक आयताकार भूखंड, आपके यहाँ जो मेंसुरेशन का 2D का क्वेश्चन आता है कुछ ऐसे जनरेट होता है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया है, भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। देखिए आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, ऐसे है कुल मिला के, ये आयत है। ठीक है, कह रहा जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी, अगर x है चौड़ाई तो लंबाई 3x है। लंबाई क्या है 3x है, मतलब इस तरह से x हम ले रहे हैं, बाकी हम 1 और 3 लेकर के भी चल सकते थे। थोड़ा सा डाउट मन में आता है कि सर ये कैसे कर दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 768 है कि 786, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर चेंज है, इसमें थोड़ा सा मैं देखता हूँ। एरिया दिया है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका मतलब 3x गुणे x करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर बराबर 786 ले रहे हैं, 3 से काटिए, 3 1 के 3 दूना 6, 3 छंगे 18, 3 दूना 6 नहीं होगा, ये गलत लिखा है यहाँ पर। ये दरअसल 786 नहीं है, मैं आपको उसको चेंज करा देता हूँ, मुझे ऐसे देखते ही समझ में आ गया था।
ये 768 है। अगर आप 768 ले लीजिए, देखिए आ जाएगा। और वही था अभी, गलती से टाइपिंग में इस तरह से लिखा हुआ है, 3 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 3 से देखिए हो गया 256, क्योंकि वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है किसका, 16, मतलब वर्ग होता है 16 का। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 256 है, तो एक्स बराबर आपका अंडर रूट करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आएगा। अब भूखंड का परिमाप पूछा है, तो परिमाप होता है ट्वाइस एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई के जोड़ का 2 गुना। लंबाई कितनी हो जाएगी 16 और चौड़ाई कितनी होगी 16 तिया 48। ठीक है, तो परिमाप होता है ट्वाइस, जो पेरीमीटर होता है ट्वाइस एल प्लस बी होता है, तो लिख सकते हैं ट्वाइस 48 और कितना कर दूं 16। ठीक है, 8 से 14, 4 1 5 1 6 64 गुणे 2 करिए 128 आ जाएगा। 128 मीटर इस भूखंड का परिमाप है, पेरीमीटर, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, सी में दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे और आप लोग आराम से उनका सोल्यूशन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, एग्जैक्ट सोल्यूशन आया। 2D फिगर पर आयत से ही ज्यादा आपके यहाँ पूछा जाता है। आयत के क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, जितनी भी अलग अलग परिस्थितियां रेक्टेंगल को लेकर बनती हैं, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, तीसरा, छठा नंबर, 3 अंकों की एक संख्या है जिसको ऐसे प्रेजेंट किया ABC। 3 अंकों की एक संख्या है ABC के रूप में ऐसे लिखी गई है। ए 100वां स्थान है, हमने अभी लिख ही दिया, जबकि इसने प्रेजेंट ऐसे किया था। जैसे अगर हम लोग कह दें कि यह इकाई है, यह दहाई है और यह सैकड़ा है। सैकड़ा मतलब 100वां स्थान ना, सैकड़ा 100वां स्थान है, B 10वां स्थान है, दहाई है, और C इकाई, मतलब लिखा सही हम लोगों ने। इस संख्या को ऐसे लिख दो, ABC फिर ABC, ABC फिर ABC। तो इसने कहा कि लिखने पर दिया गया लिखा गया तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त से विभाजित किया जाए। लघुत्तम समापवर्त से 7, 11, 13 के किया जाए विभाजित, तो कह रहा है कि उसका परिणाम क्या होगा, उसका मान एग्जैक्टली क्या आएगा। मैं एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी अगर संख्या ऐसे लिखी गई, जैसे हमने लिखा 1 2 3 1 2 3, एग्जैक्टली ऐसे लिखा, तो पहली चीज दिमाग में रख लीजिएगा, एक डिविजिबिलिटी का पैटर्न होता है कि अंतिम से 3 अंक फिर 3 अंक, अगर ले जाके कहीं भी डिफरेंस करिए और 0 आ रहा है तो तय है कि 7 से 11 से 13 से कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। अब कह रहा है कि इनका जो लघुत्तम है तीनों का मल्टीप्लीकेशन, लघुत्तम मल्टीप्लीकेशन ही होगा, क्योंकि 3 की तीनों अपने में को प्राइम है, अर्थात रिलेटिवली प्राइम है, एक दूसरे के सापेक्षित अभाज्य हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे के लिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब भी आप इनके एलसीएम से, आप करके भी देख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट वही नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपके सामने है। 123 ही प्राप्त होगा, उतना ही बार जाएगा। 123 का मतलब ABC ही आएगा। ABC आपको पहले ऑप्शन में दिया, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप दिमाग में रखिएगा इसका उत्तर क्या देना है। 123 हो या ABC हो, किसी फॉर्मेट में हो, अगर वही लिखकर फिर वही आगे बढ़ाया गया है, 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, अगर इनके एलसीएम से आप कभी भी भाग देंगे तो एग्जैक्टली वही नंबर प्राप्त होगा परिणाम के रूप में, मतलब उतना ही बार जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको एग्जैक्टली आप तय कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया, अगर इसको हम लोग यहाँ पर पीछे से 3 अंक फिर 3 अंक लेकर के आपस में डिफरेंस करें, अगर 0 मान आए तो 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और इसी बिहाफ पर इसको बताया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। 7th पर आ जाइए। एक 5 अंक की संख्या है, 5 अंक की संख्या है, लिखा क्या है 2 4 7 x और 8, 44 से कह रहा विभाजित होती है, किससे, 44 से। तो कह रहा है x को प्रतिस्थापित कर सकता है, कौन सा अंक x की जगह पर आएगा। कोई संख्या भैया 44 से कटेगी तो 11 से कटेगी और 4 से कटेगी, 11 से कटेगी, 4 से कटेगी। 4 से कटने के लिए कंफर्म है कि इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। रख करके चेक करिए इसके साथ साथ भी, पहले तो आप ये 4 से पहले चेक कर लो कौन आ सकता है। 1 रख देने से 18 होगा तो 4 से नहीं कटेगा, 2 रख देने से 28 होगा, 4 से कट जाएगा, 3 रख देने से 38 होगा, नहीं कटेगा, 4 रख देने से 48 होगा, 4 से, मतलब 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। अब ले देकर अपने पास 2 ऑप्शन ही बचे, अर्थात 2 और 4 बचा है। अब 2 और 4 में कौन सेट होगा, इसके लिए 11 की भाज्यता देखनी होगी। अगर हम 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो अब देखिए हम सबसे पहले 2 को लेकर चेक करते हैं। सबसे पहले 2 को ट्राई करिए, आइए देखते हैं 2 से रखने से क्या होता है। 2 मैंने देखिए x की जगह पे रख दिया, एक एक अंक के अंतराल पर अंकों को जोड़िए। 8 7 15 तो 17 होता है भाई। 11th की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इकाई से स्टार्ट करिए, एक एक अंक के अंतराल पर अंकों को जोड़िए। दहाई से स्टार्ट करिए, एक एक अंक के अंतराल पर अंकों को जोड़िए, जो आए उनका डिफरेंस करिए। डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 हो, 22 हो, तो संख्या 11 से कटेगी। 17 से 6 निकलेगा तो 11 आएगा, अर्थात यह संख्या 11 से कट जाएगी।
इसका मतलब है 2 रखने से पहले तो या 4 से कट जाती, 2 रखने से 11 से भी कट जा रही, इसका मतलब 44 से भी कट जाएगी। जो इसको प्रतिस्थापित करेगा वो सही में क्या होगा बताइए, 2 होगा। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए 2 बन जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा, 2 होगा। 2 रखने से होगा, 2 तो पहले एलिमिनेट थे, 1 और 3 तो बिल्कुल संभावना बना ही नहीं रहे थे। बना कौन रहा है अभी, 2 और 4 बना रहे थे, 4 उसमें नहीं काम करेगा। काम कौन करेगा, 2 काम करेगा। तो 2 इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन होगा, आप सब लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, लिखा है 256 का वर्गमूल। 256 का वर्गमूल आप सबको पता, अभी थोड़ी देर पहले किसी प्रश्न में किया था भी हम लोगों ने। 256 का वर्गमूल 16 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। कि गुणनफल, इनका गुणनफल करिए और परिणाम का फिर वर्गमूल निकालिए। 16 चौके 64 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। 8 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं, ध्यान से समझिएगा। 256 का वर्गमूल 16 है, 16 का 4 है, 16 चौके 64 है, या यहीं से कह देते 16 का वर्गमूल 4 है, 4 का 2 है, 4 दूना 8 है। ऐसे भी बता सकते थे, या तो 16 चौके 64 है, 64 का वर्गमूल 8 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। 2 कुर्सियां और 1 मेज रुपए 170 में खरीदे जाते हैं। 2 कुर्सी है, 2 चेयर है और 1 मेज है, 1 टेबल है, 170 में खरीदा जाता है। इसके अलावा कह रहा था कि 5 कुर्सियां और 4 मेजें, 5 चेयर हैं और 4 टेबल हैं, कितने में खरीदे जा रहे हैं, 530 में। हमसे पूछा 1 कुर्सी की कीमत बताओ। कुर्सी मतलब चेयर की वैल्यू पता करनी है। चेयर अगर पता करना है तो टेबल को खत्म करना है, टेबल को खत्म करना है। खत्म करने के लिए ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 1 टेबल है, अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें तो 4 टेबल हो जाएगा। तो ऊपर वाला हो जाएगा 4 दूना देखिए 8 चेयर प्लस 4 टेबल बराबर 17 चौके 68, 680 रुपए। इधर आ जाइए, 5 चेयर हैं प्लस 4 टेबल हैं बराबर 530 रुपए। हमको किसका मान निकालना है, 1 चेयर का। नीचे सबके माइनस कर दीजिए क्योंकि घटा रहे हैं। घटाने से देखिए प्लस माइनस खत्म, 8c से 5c आएगा तो 3c होगा, और 3c बराबर इससे खत्म करें, 8 से 3 5, 6 से 5 1, 3c बराबर 150, 150 हुआ। तो c का मान कितना हो जाएगा, 50 रुपए। 1 चेयर का मान हो गया 50 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 9वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, आप एकदम सही से देख लीजिए और सही उत्तर इसका नोट करिए और करेक्ट करिए। ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार भी रहिए, ठीक है। देखिए प्रश्न बहुत टफ नहीं होते हैं, प्रश्न बस केवल लॉजिकल होते हैं। प्रश्न क्योंकि एग्जाम हाल में आप कर रहे होते हैं, ये समस्या होती है, बाकी इतनी बड़ी बात नहीं कि आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए, 10वां नंबर। यक्स के पास बैंक खाते में रुपए, एक व्यक्ति यक्स है, इसके बैंक खाते में कितने रुपए हैं, ध्यान से देखिएगा। 90 रुपया 53 पैसे शेष हैं। इतने पैसे उसके खाते में है, 90 रुपए कितने, 53 पैसे, इतना उसके खाते में है। रुपए 67.14 अभी जमा कर दिया उसने, 67.14 जमा कर दिया। उसके बाद उसने 70 रुपए 16 पैसे निकाल भी लिया, 70 रुपए 16 पैसे निकाल दिया। तो कह रहा अभी उसके बाद शेष राशि ज्ञात करो। मतलब देखो ऐसे जोड़ घटाव भी आ सकते हैं। इतना खाते में था, पहले जोड़ दो, देखो कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 1 6 हो गया, 7 हुआ, 9 6 15, इतना हो गया उसके खाते में। अब इसमें से निकाल के आ रहा है 70 रुपए 16 पैसे। 7 से 6 1 होता है, 6 से 1 5 होता है, 7 होगा, 15 से 7 8, 87.51 रुपए रह जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इतने पैसे उसके खाते में रह जाएगा। यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, इतना निकला है इतना आया है दोनों का डिफरेंस करते, डिफरेंस नेगेटिव में आता, उसको घटा देते, उत्तर आ जाता। अगले प्रश्न पर आता हूं, ठीक है। 11 नंबर। 2 संख्याओं का मासा, मासा मतलब लघुत्तम मासा मतलब महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ, और लासा एलसीएम क्रमशः 2 और 72 है। देखो एचसीएफ हमको दिया है 2 और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 72। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 ज्यादा है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 ज्यादा है। छोटी संख्या ज्ञात करो, वह संख्या क्या होगी। एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, करेक्ट। साथ साथ एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हमको छोटी संख्या निकालनी हो, बड़ी निकालनी हो, देखें हम रूल से ना जाकर ऑप्शन से जाएं। हमको पता है कि अगर इनमें से कोई संख्या है तो वह मासा से कटेगी और लासा को काटेगी। मैंने देखा मासा से तो सब कट रहे हैं,
लासा को कौन नहीं काट पा रहा है? ए नहीं काट पा रहा, 10 नहीं काट पा रहा है, 8 काट देगा, 6 काट देगा, 4 भी काट देगा। ठीक है, 18 चौके 72 होता है, 12 छंगे 72 होता है, और यहाँ पर 8 9 72 होता है, मतलब एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब इसने हमसे जैसे कहा छोटी संख्या, छोटी संख्या अगर पूछा है, अगर हम किसी को छोटी संख्या मान लो 4 मानते हैं, तो इसने कहा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा है, इसके 2 गुने से, ध्यान से देखिए किसका 2 गुना करेंगे, 8 प्लस 2, तो लिखा है ना बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से, 2 गुना किया 8 प्लस 2 तो 10 आया। अब आप सोचो ये संख्या 4 है 10 है, एक और दिमाग में रख लीजिएगा, लासा गुणे मासा जो होता है, एलसीएम इंटू जो एचसीएफ होता है, वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। अगर हम छोटी संख्या को 4 मानते तो बड़ी संख्या 10 होती कि नहीं होती, लेकिन 10 गुणे 4 करेंगे 40 होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है। अब अगर हम छोटी संख्या को 6 माने तो बड़ी संख्या क्या होगा पता है, 12 2 14, क्यों? क्योंकि 2 गुना करिए तो 12 हुआ और 2 जोड़िए 14, 14 छंग 84 होगा, जबकि यहाँ पर 72 दूना 144 है, तो गलत है, 6 भी नहीं होगा, तो अब बच रहा है 8। अगर हम छोटी संख्या को 8 मानेंगे तो बड़ी संख्या हमारी 8 दूना 16, 16 प्लस 2 18 होगा, 18 अट्ठे देखिए 144 होता है। अब आपके इस प्रश्न का उत्तर, इसका मतलब सी ऑप्शन है कि वह छोटी संख्या 8 है। छोटी संख्या 8 है, बड़ी संख्या क्या होगी, 18 होगी, क्योंकि इसके दुगुने में 2 जोड़ने से 18 मिलेगा। 18 और 8 का एचसीएफ 2 है, क्योंकि दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, और एलसीएम क्या है 72, क्योंकि दोनों को 72 को दोनों लोग काट भी दे रहे हैं, 8 9 72 और 18 चौके 72। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन है। हिट एंड ट्रायल ऑप्शन मेथड का उपयोग करके आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर हम कोई एक्स मानकर या सोल्यूशन का स्टेटमेंट मान के अगर करते हैं तो समय लेगा थोड़ा सा, इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करिए जैसे मैंने भी आपको बताया है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, इतना हो गया 11 नंबर। आई होप आपको चीजें समझ में आई है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न भी आता है जो आपके एग्जाम से रिलेट करता है साफ साफ। लिखा क्या है, 4/5 है, रेशियो 12/10 है, प्रोपोर्शन समानुपात, x/6 है, रेशियो 9/2 है। चलिए हम इसमें क्या पता करना चाहते हैं, x का मान निकालना चाहते हैं, x का मान एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। हम चाहे तो इस पर भी काम कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर दे, 5 1 के 5, 5 2 10। ठीक है, हमने आपको शायद बताया हो रेशियो में कि अगर एक ही रेशियो में ऊपर बगल बगल भी कट रहे हैं तो काट देना चाहिए। 4 1 के 4, 4 3 12, मतलब यह एक तरह से 2:3 है, 2:3 है, 2 उधर जाएगा 3 इधर। प्रपोर्शन पर आइए, 2 1 के 2, 2 3 6, 3 उधर जाएगा तो x अनुपात 27 होगा। ये समानुपात का सिस्टम है। समानुपात क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 27 दूना 54 हो गया, बराबर 3x है, तो x बराबर 3 से डिवाइड करिए 18 है, तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, 18 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन है। आप लोग देख सकते हैं 18th 12वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है। क्लियर? अगले प्रश्न पर आइए। परसेंटेज का ऐसा प्रश्न आता है, लिखा है 800, क्या बोला है 85%, 85/100 लिखो, का 120%, 120/100 लिखो, का 40%, 40/100 लिखो। अगर इतना आप कंफर्टेबल हो कि वहीं पर बिना 100 को मतलब 100 को डिवाइड करके जो मान आता है तुरंत सोच कर लिख सकते हो तो आप लिख दीजिए, कोई मना नहीं करने वाला है। ठीक है, जैसे अगर मुझे लिखना है तो मैं 85 को 5 17, 17/20 लिख देता, 120 को 6/5 लिख देता, 40 को 2/5 लिख देता, तब भी उत्तर आता। ऐसा नहीं आएगा। जो कटे, जैसे 2 जीरो देखिए, इसका तो पहले ही खत्म कर दिया, इसके 2 जीरो इसको खत्म कर दिए, अभी केवल 100 बचा है। अब जो कटने की स्थिति है, काटे जैसे 5 17 बार, 5 20 बार, करेक्ट। 4 1 के 4, 4 5 20 हो गया। अभी नीचे से कुछ नहीं कटने की स्थिति है, बाकी अब गुणा करिए। ठीक है, 17 8 136, 8 7 56 हुआ, 8 1 के 8, 8 5 13, 136 हुआ, गुणे 12 कर दीजिए, बटे 5 है। ठीक है, यही इतना बचा है। 12 छंग 72, 2 कैरी 7 होता है, 12 36, 7 43 की 3 हासिल 4 होता है, 12 के 12 4 16, बटे हम 5 करें, 5 यहाँ 15 होता है, 1 3, 5 2 10, 5 छंगे 30, 5 चौके 20, 326.4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। एक ही ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट भी था, आपने देखा 326.4 इसका राइट सोल्यूशन है। 13th का आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसको तैयार करिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि एक वस्तु रुपए 300 में खरीदी गई, कितने में, 300 में, 300 में कोई सामान खरीदा गया और उस पर 50
मरम्मत के रूप में खर्च किया गया, 50 जोड़ दिया तो लागत होगी। जैसे कभी हम कोई सामान खरीदे, कोई दुकानदार कोई सामान खरीदता है तो खरीद ही उसकी लागत नहीं है, ला के रखता है, रख रखाव करता है, स्टोर में रखता है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करता है, तो उसका लागत टोटल वो हो जाता है कि जो उसने खरीदने के साथ साथ उसके पूरे प्रोटेक्शंस में पूरा जब तक सेल नहीं कर देता तब तक के रख रखाव में जो खर्च करता है, दैट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल खर्च वो होता है। अब उसने क्या किया, इसे अंकित मूल्य पर, अब यही उसने दिखाया 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि लागत मूल्य पर 10% का है। आवश्यक बिक्री मतलब इसने कहा, ध्यान से देखिएगा, इसने खरीदा तो कितने में, 300, मतलब 300 में खरीदा था, 550 बढ़ाया था, 350 बता रहा है लोग को ना, 350 बता नहीं रहा, 350 एक्चुअली उसका इन्वेस्टमेंट है। कह रहा है कि मरम्मत के रूप में खर्च कर, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, जो प्राइस हुई उस पर 20% लाभ पर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि कहा जाना जो कि लागत मूल्य का 10% है। तो यहाँ पर दो तरह से आपको दो बार यहाँ पर एक एडिशन को परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रिंटेड प्राइस का सिस्टम नहीं है कि उसने इतने में खरीद कर इतना खर्च करके क्या 350 बताया है, नहीं, अभी क्या बताया है मुझे नहीं पता है। इसका अर्थ है कि उसने सबसे पहले इसको 20% बढ़ाया है, 20% बढ़ाओगे 120/100 होगा, अर्थात 6/5 होगा। फिर उसको 10% बढ़ाया है तो 110/100 होगा, अर्थात 11/10 होगा। अब इसको जो पॉसिबल हो काट दीजिए, यहीं से इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, एग्जैक्ट बिक्री मूल्य जो उसको इस फायदे पर मिलने वाली वो पता चल जाएगी। करेक्ट। 2 जीरो देखिए इससे ऐसे खत्म हो गए, 1 जीरो ऐसे खत्म हो गया, 5 दूना 10 होता है, 5 सते 35 होता है, 2 छंगे 12 होता है, 7 छंगे 42 होता है, 42 गुणे आप 11 कर दे, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 2 46, 462 रुपए में उसे इस स्थिति के लिए बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 350 में खरीद कर पहले 20% बढ़ा दीजिए, फिर 10% सतत रूप से बढ़ा दीजिए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितने में बेचना है। आप इसको चाहे तो कंटिन्यूड का जो फॉर्मेट होता है ना, कि आप लिख सकते थे कि 5 से 6 हुआ, यहाँ का मान 1/5 होता है ना, और यह मान 1/10 होता है, 10 से 11 कर दीजिए, कह दीजिए 350 है, इसका मान क्या होगा। अब इसको आप देखिए, एक शून्य तो ऐसे ही खत्म, 5 सते 35, 11 छके 66 गुणे 7 कर दीजिए, 7 छंगे 42, 7 छंगे 42, 42 4 46, उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बातें, कंफर्म करते चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पर आते हैं। लागू होने वाली, ध्यान से देखिएगा, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार, जैसे कोई वस्तु का मूल्य 100 है, हम उस पर लगातार डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, घटा रहे हैं उसके मूल्य को। पहले 20% घटाया, 100 में देखो जो जुड़ता है घटता है, एज इट इज इंपैक्ट डालता है। अगर 20% घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, फिर उस पर 10% घटाएंगे, अब इस पर 10% घटाइए तो 8 घटेगा 72 होगा। तो एक प्रकार से सोचा जाए तो 100 से 72 मतलब 28% की कमी हो रही है। इसी को हम सतत से करते हैं। फार्मूला भी होता है दो कमियों के लिए, कंजिक्यूटिव जो कमियां होती है। फार्मूला ये है कि पहली कमी 20 से की है, दूसरी कमी 10 की है, 20 10 30, माइनस 20 गुणे 10/100 है। ये देखिए 2 जीरो गए, 20 10 30 होता है, 30 में से 2 निकलेगा, 28% की कमी है, 28% की कमी या छूट आपको दिखेगी। इसका तीसरा तरीका ये होता है कि जैसे 20% की कमी है, 20% की छूट है, 10% की छूट है, 10% की छूट है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, 10% को 1/10। इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, कहेंगे 5 से 1 घटकर 4 कम हो रहा है, 10 से 1 घटकर 9 कम हो रहा है, 10 पचे 50 से 9 चौके 36 हो रहा है। कितना कम हो रहा है बोलो, 14, 14 कम हो रहा है, 50 से लिखेंगे 14 गुणे 100/50, तो 50 दूना 100 होता है, 14 दूना 28, 28% की कमी आएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप किसी भी तरीके से इसका सोल्यूशन कर लीजिए, एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके सामने 28% है। ब्याज दर पर, ब्याज दर ज्ञात करें, ब्याज दर आपको निकालना है। ठीक है, जब रुपए 1000 है, ये मूलधन, 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 है। देखिए मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 1000, करेक्ट। ब्याज की दर हमको बतानी है, नहीं पता है। समय हमको दिया है 5 वर्ष, ठीक है, समय दिया है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज जो एग्जैक्टली हमको मिला है वो कितना मिला बताइए, 440 रुपए मिला है। अब आपसे पूछा है कि हमें वह क्या बताना है, बोलिए आप सभी लोग, हमें यहाँ पर एग्जैक्टली दर बतानी क्या होगी। दर का सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज का जो नियम होता है वो होता है P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। मैंने इसको क्लास में कैसे कराया है, हमने हमेशा साधारण ब्याज के लिए बताया है कि दर और समय को मिला दो तो ब्याज बन जाता है,
कैसे? दर अगर r% है तो r/100 लिख दीजिए, समय को मिला दीजिए, गुणे 5 कर दीजिए, 5 1 के 5, 5 भी साम में 100 तो बनेगा r/20। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन बना, ये पैटर्न बना, तो ऊपर का मान अब ब्याज होगा और नीचे का मान मूलधन होगा। आपको इस प्रश्न में ब्याज दिया है 440 और मूलधन दिया है 1000। तुलना कर दीजिए, आर का मान आ जाएगा, वही दर होगी। ठीक है, एक शून्य खत्म, 2 से फिर डिवाइड करें, 50 हो गया, 50 शून्य खत्म कर दीजिए, 5 8 40, 5 8 40, 8.8% की दर होगी जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आप सूत्र से भी लगाते, दर निकालना था तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय कर देते, तब भी सेम यही आंसर आता। और यह जो पैटर्न होता है, मैंने क्लास में जैसे बताया कि साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न पर लगेगा, कोई भी प्रश्न आप साधारण ब्याज का ले लो, यही पैटर्न लगेगा, इसी से सारे प्रश्न हल हो पाते हैं। ये हो गया 16 आपका। 17 आ जाइए, 17वां नंबर क्या दिया है, कहा है वह काल अवधि मतलब समय को ज्ञात करे जिससे रुपए 1000, यहाँ भी मूलधन कितना है 1000, मूलधन 1000 है, पर दर कितनी दी है 10% पर एनम। कितना दिया है 10% पर एनम। ब्याज दर से रुपए 331 का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई मिला 331 प्राप्त होता है। ठीक है, आपको बता दूं कि अगर 1000 हमने जमा किया 10% की दर से कितने समय में 331 रुपए का ब्याज प्रदान करे, 331 का ब्याज प्रदान करे, ये हमको बताना है, समझाना है। आप देखिए बहुत आराम से बता सकते हैं, क्या दर दिया है, समय आपसे पूछ रहा है, इसके लिए मैं आपको बताओ अमाउंट कितना होगा। जैसे 1000 जमा किया, 331 मिला, तो अमाउंट क्या होगा 1331 होगा। अमाउंट का नियम होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपान 100 टू द पावर n। अमाउंट कितना है 1331 है, बटे प्रिंसिपल इधर लाइए 1000 है, बराबर 1 प्लस रेट कितना है 10 है, बटे 100 है, पावर कितना n है, हमको n ही पता करना है। या 1331 आपको कंफर्म हो रहा होगा, अभी देखने से समझ में आ जाएगा। या 10 1 के 10 मतलब 10 1 के 10 है कि 11/10 की पावर क्या है n है। एक चीज जान लीजिए, यह 1331 11 का घन होता है, 10 का घन 1000 होता है, तो आप इसको 11/10 की पावर 3 कह सकते हैं, और यह 11/10 की पावर n है। बेसिस अगर सेम है तो पावर सेम हो जाती है, अर्थात 3 साल का वक्त लगेगा। 3 साल की वह काल अवधि होगी जब 10% की दर से 1000 पर हमको 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो पाए। इतनी बातें समझिएगा। इस प्रश्न 17 का राइट सोल्यूशन आपका कितना हो रहा है, 3 वर्ड से है, राइट सोल्यूशन आपके सामने है। 18 पर आ जाइए। 3 साझेदार हैं, इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, पार्टनरशिप का एक 100%। ए बी और सी 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, इस रेशियो में लाभ कमाते हैं। देखो लाभ कमाने से पहले निवेश किया जाता है, ठीक है, पैसा कमाए उससे पहले इन्वेस्ट करो। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में रुपए 200 ज्यादा है, जो लाभ हो रहा है उसमें सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए ज्यादा है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ। ए बहुत आसान प्रश्न कर दिया है, कैसे, ए बी सी है, ए बी सी है, किस अनुपात में लाभ कमा रहे हैं 4 5 और 6। कहने का मतलब इसको अगर 4 का लाभ है तो इसको 5 का, इसको 6 का, और ये मिला दो तो यही टोटल लाभ है। अगर हम टोटल की बात कर दें ना, तो टोटल लाभ अनुपाती हिसाब से जो अनुपात दिया है उसके हिसाब से 6 5 11 4 15 है। अब इसने हमसे कहा है सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 ज्यादा है, सी का हिस्सा ए की तुलना में कितना ज्यादा है 200। यहां से देख लीजिए खुद ही आप, अगर ए 4 है तो सी कितना है 6 है, कितना ज्यादा है बोलिए 2 ज्यादा है। और यहाँ 2 जो ज्यादा दिख रहा है वो न्यूमेरिकली कितना ज्यादा है 200, 200 कर दीजिए। 200 जो आपको दिख रहा है 2 ज्यादा दिख रहा है वो 200 है, एक बराबर बोलो कितना है 100 है। और निवेश टोटल कितना था, मतलब ये लाभ कितना था, लाभ कुल पूछा था ना, उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ 15, तो 1500 रुपए होगा। कितना होगा 1500 होगा। ऑप्शन नंबर ए है राइट सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए 1500 रुपए इस प्रश्न का करेक्ट हल है। ये कुल लाभ था, उसी लाभ का टुकड़ा यहाँ पर अलग अलग करके डिफाइन किया गया, दिया गया है। 19 नंबर, अभी देखो साझेदार का तुरंत एक कनेक्टेड प्रश्न पूछ लिया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड। कैसे, 3 साझेदार हैं ए बी और सी ने 2 3 के 4 के अनुपात में यहाँ भी लाभ कमाते हैं। देखो एक बात दिमाग में रख लेना, साझेदार जो लाभ कमाते हैं जिस रेशियो में, उसी रेशियो में निवेश किए रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा काम अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का बढ़ जाता है तो लाभ को निर्धारित करने के लिए निवेश को डिफाइन करना होता है। आपने अगर निवेश तय कर दिया किसी इस अनुपात में इन्होंने निवेश किया है, तो आप लाभ को डिफाइन आराम से कर सकते हैं। 3 साझेदार हैं, 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। एक नया साझेदार डी शामिल होता है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, और जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा ले लिया उनका शेयर और निवेश किया।
यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 है तो कुल लाभ क्या है। बढ़िया क्वेश्चन देखो, मान लीजिए ए ने कितना निवेश किया है 2, बी ने कितना निवेश किया है 3, सी ने कितना निवेश किया है 4। आप कहोगे सर ये तो निवेश बोल रहे हैं आप, जबकि दिया लाभ है। भैया जो निवेश है ना वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। हमें मानते हैं कि जिस रेशियो में इन्होंने लाभ कमाया है उसी रेशियो में इन्होंने निवेश किया होगा। अब एक तीसरा साझेदार आता है डी, कहता है कि ऐसा करो, हम पैसा कहीं से लाएंगे नहीं, तुम एक काम करो, ए जो है तुम अपना आधा दो मुझे। ये अपना आधा देगा तो खुद 1 हो जाएगा और इसके पास 1 चला आया, और सी से कहेगा तुम भी अपना आधा दो, ये भी अपना आधा दिया, 2 देगा, आधा दे रहे हैं मतलब 2 देता है, तो इसके पास 2 बचेगा, इसके पास 2 हो गया। कुल मिला के अगर अब इस समय ए, बी, सी और डी का इन्वेस्टमेंट देखिए या लाभ देखिए, 1:3:2:3 हो गया। 1:3:2:3 हो गया, करेक्ट। यह इस निवेश पर इनका निवेश माना जाएगा और यही पर लाभ माना जाएगा। अब कह रहा डी का हिस्सा यदि 100 है, डी का हिस्सा कितना है 100 है। डी का हिस्सा यदि 100 है जो कि यहां पर 3 है, 3 बराबर कितना कर दीजिए 100। तो हमसे पूछा कुल लाभ, कुल लाभ मतलब 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 बराबर बताइए क्या होगा। 3 1 के 3, 3 3 9, 3 को 100 से गुणा करिए 300। कुल लाभ कितना होगा 300। 300 रुपए इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से अगर कुल इसका हिस्सा 100 है, इसका हिस्सा 100 है तो 3 का बराबर 100, कुल लाभ टोटल जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो रहा है 9, तो 9 का मान उसका 3 गुना होगा, 3 गुना मतलब 300 होगा। तो 300 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर डी है। इसके अलावा देखिए आपके यहाँ कुछ डीआई के भी क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 फिगर देकर के आपसे डीआई का भी प्रश्न पूछेगा। इस पर भी आप अपने पैटर्न, बहुत टफ तो नहीं होगी लेकिन फिर भी डीआई पर भी अपना कॉन्सेप्ट रखिएगा दिमाग में। एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है, 6 अलग अलग टेस्ट सीरीज में शामिल होता है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लाट करता है, एक लाइन डायग्राम बनाता है और अपने पूरे प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। रेखा आरेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है। जो लाइन डायग्राम है उसके सभी अंकों को प्रेजेंट करता है कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में। हाल ऑफ फेम में उनका नाम कितनी परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया जाएगा। उन छात्रों को हाल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जैसे यहाँ पर परीक्षा हुई 1, यहाँ पर 50 से अधिक अंक पाने वाले बच्चे हैं 35, ठीक है। यहाँ पर नहीं, 50 से अधिक अंक टोटल दिया गया है, और यहाँ पर 30 से अधिक पाने वाले 35 हैं, 20 से अधिक पाने वाले इतने हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया। 35 से अधिक, 30 से अधिक, मतलब एक तरह से ऐसे सोचिए, 35 पाने वाले, 20 पाने वाले, 45 पाने वाले, 48 पाने वाले, ये छात्र, मतलब यहाँ पर उनकी संख्या दी गई है। तो हमसे पूछा गया है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं, ऐसे कितने लोग को हाल ऑफ फेम में उनका नाम दिया जाएगा। 40 से अधिक मतलब ये है, 40 से अधिक ये परीक्षा है। 2 परीक्षाएं ऐसी हैं जहां पर 40 से अधिक प्राप्त किया गया है, उसने प्राप्त किया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 परीक्षाएं हैं जहां पर उसने 40 से अधिक प्राप्त किया है, अर्थात इन 2 परीक्षाओं के लिए उसका नाम हाल ऑफ फेम में सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो राइट सोल्यूशन इसका 20 का 2 है, जो ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया गया है। आप लोग ऐसे प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिएगा। इनकी वर्डिंग समझ लिया तो प्रश्न का उत्तर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह है आपका 21 नंबर। बार आरेख एक दिया गया, इस तरह देखिए, लाइन भी दे दिया पेट में, तो बल्कि बार मतलब एक पर कई देते थे, इसमें एक फिगर पर एक क्वेश्चन बेस्ड आपको टारगेट दिया गया है। अच्छा होता है कि एक फिगर पर 2 प्रश्न दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो उतनी एनालिसिस नहीं करनी पड़ती। अब फिर से इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। बार आरेख 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है। 6 देशों की जीडीपी दिखाया बिलियन अमेरिकी डॉलर में, जो मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है, सारे के सारे। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5 हिस्सा है। कौन से देश की जीडीपी इन पूरे देशों की जीडीपी का 1/5 भाग है। तो पहला काम, सबकी जीडीपी को जोड़िए, सबको जोड़िए, देखिए कितना आता है। जोड़िए 75 और 125, 200 हो गया, 200 200 200 400, 200 200 कितना हो गया 400, 4 2 6 6 1 7, 750 हो रहा है टोटल। अगर हमने जोड़ा 200, फिर हमने कहा 200, यहाँ पर पहले ए 200 था, फिर 200 था ए वाला, फिर आपका 200 और आया, फिर 150 है, कुल 750 है। 750 का 1/5 करिए, 5 से डिवाइड करिए, 5 25 कितना हो जाएगा, 15 25 75, 150। 150 डॉलर किस देश की है, सी देश की है। तो सी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ऐसे में आपका उत्तर एग्जैक्टली कितना आ रहा है, सी है, जो ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है।
तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन होगा। आपको समझ में आ गया? सभी देशों की जीडीपी को जोड़ दिया और उसका 1/5 किया था, 20% किया। किस देश के बराबर की जीडीपी के है वो? सी देश के जीडीपी के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, ऑप्शन डी है, लेकिन देश कौन सा है? सी है। तो प्रश्न आपका हल हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर, क्योंकि 22 प्रश्न उस बार इसमें पूछे गए थे। अब आइए इसका सोल्यूशन देखिए क्या है। जैसे आपने देखा कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु 1 का मतलब 1 किलोग्राम आप जानते हैं 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम इसको लिया गया, इसको लेते हैं, और 2 किलोग्राम अर्थात 2000 ग्राम, 2 किलोग्राम इसका लिया हमने 2000 ग्राम। कहां से लिया? मिश्र धातु 2 लिया। इसने हमसे कहा 2 किलोग्राम लिया है मिश्र धातु 2 का। एक प्रकार से कितना भाग ले लिया देखिए आप लोग खुद ही। धातु 1 हमने 1 किलोग्राम ली और धातु 2 हमने 2 किलोग्राम लिया, दोनों को मिला दिया। लेकिन मिलाने के दौरान हम ये देखना चाहते हैं, परिणाम स्वरूप इसने पूछा मिश्र धातु में धातु बी का द्रव्यमान कितना होगा, धातु बी का भाग क्या होगा। चलिए देखते हैं। 1 किलोग्राम का 30% है, 1 किलोग्राम का 30% कौन है बताइए? धातु बी है। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, 1000 का 30% 300 ग्राम होगा, यह 300 ग्राम है। यहां से दूसरा यहां पर चले आइए, यहां पर कितने हैं टोटल? 2000 ग्राम है। 2000 ग्राम क्यों था? क्योंकि 2 किलोग्राम था। 2000 का 20% करिए, 2000 का 20% मतलब 1/5, 5 चौके 20, 400 ग्राम होगा। यहां से 400 ग्राम निकला, यहां से 400 ग्राम निकला, और यहां से कितना निकला? 300। 300 और 400 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 700 ग्राम। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? 700 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। पर प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास इस तरह का नहीं है। जैसे दो अलग अलग प्रकार की धातुएं थी, मिश्र धातु 1 था, मिश्र धातु 2 था, दोनों में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पॉइंट्स या अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स इन्वॉल्व थे। इसमें था क्या कि इसका 1 किलोग्राम लिया गया, इसका 2 किलोग्राम लिया गया। 1 किलोग्राम का 30% है धातु बी, तो इसको 300 ग्राम यहाँ से ले लीजिए, और 2 किलोग्राम का 20% लेना है तो 400 ग्राम यहाँ से ले लीजिए। 400 और 300 मिला दीजिए तो 700 ग्राम टोटल मिश्र धातु बी हमको प्राप्त हुई है। इस प्रकार से 22 प्रश्न आपके कंप्लीटली सॉल्व हो गए हैं। अच्छे से इन सभी प्रश्नों की एनालिसिस कर लीजिए। मैं एक एक दिन के अंतराल पर एक मॉडल पेपर आपको प्रीवियस ईयर कराता रहूंगा, और जो लगातार मेन चैनल पर आपकी एक्टिविटीज है मैथ्स की, उसमें आप जुड़े रहिए, जिससे कि हम एक समय तक आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा सके। और बिलीव मानिए, विश्वास करिए, आप परीक्षा तक अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील करेंगे अगर आप रेगुलर भी यहाँ पर हमसे लाइव जुड़े रहते हैं, हमसे अलग अलग मीडियम से अटैच रहते हैं। मैथमेटिक्स को लेकर के आप अपनी चिंता को छोड़ दीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी, इसको हम पूर्ण करेंगे। मैं आप सभी के कमेंट भी आमंत्रित करता हूं। अगर आप में से किसी को कोई दुविधा है, डाउट है, तो आप जरूर हमें कमेंट करिए, हमें बताइए, हमें वो टॉपिक बताइए जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जिसको में आपको प्रॉब्लम आ रही है। सच में आपके कमेंट्स के हिसाब से भी हम वीडियो की प्लानिंग और अपनी एनालिसिस को और इम्प्रूव और बेहतर बनाएंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमसे लगातार जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है अगली वीडियो में।